जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत। जो भी हमारी आगामी यूपी की परीक्षाएं होने वाली है, मुख्यतः जो हमारी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है, जो इसके लिए घटना सार वाली किताब आती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि इससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो हम इसी करंट घटना सार के करंट वार्षिकी 2023 से करेंगे। और आज हम सबसे पहले देखेंगे अपना जो राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी है उसके बारे में। तो चलिए अपना समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। सबसे पहला न्यूज़ है 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 3167। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष होने पर मैसूर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसमें बताया गया कि 2022 में बाघों की संख्या कितनी होगी? 3167। 18 में कितनी थी? 2967 थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस स्टार्ट किया। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, जहां कौन कौन प्रजाति पाए जाते हैं बिग कैट्स के? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाएंगे। और इस अवसर पर एक अमृतकाल का टाइगर विजन नाम की किताब का विमोचन किया गया। इसके बाद जो एशियाई शेर हैं भारत में जो मिलते हैं एकमात्र, 2015 में 525 तब बढ़ के कितना हो गया? 2020 में 675 हो गए। और 4 साल में जो तेंदुए हैं वो भी 60% बढ़ गए। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे अधिक जो आपके टाइगर हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 526, दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक 524 और उत्तराखंड में 442। देखिए पहले जो टाइगर रिजर्व थे कितने थे? सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, अब बढ़ के हो गए आपके 54। ये भी महत्वपूर्ण डाटा है। इसके बाद आगे देखते हैं कि वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके अंतर्गत 75,000 स्क्वायर किलोमीटर कुल भूभाग का लगभग 2.4% क्षेत्र आ गया है टाइगर रिजर्व के अंदर। और अन्य जो महत्वपूर्ण डाटे हैं हम उसको देख लेते हैं सीधे। यूपी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बलरामपुर, गोंडा एवं श्रावस्ती में जो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ बाघों के संरक्षण के लिए ज़्यादा ज़रूरत मानी गई है। और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का स्टार्ट हुआ था, ये बता दिया गया आपको। और ऊपर जो IBCA है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसमें 97 देश शामिल हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमारी, देश के 33 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया है। और अब GI टैगों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 465। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कुछ जो है, बनारस पान, बनारस का लगड़ा आम, ये सब है, और कोई वो नहीं। अभी तक उत्तर प्रदेश के कुल 45 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। ये महत्वपूर्ण डाटा है। और सबसे अधिक कहाँ है? वाराणसी क्षेत्र में। इसके बाद आगे आ जाइए आप, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला अपना जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखिए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, LIGO इंडिया की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और ये कहाँ बनाई जा रही है? महाराष्ट्र का जो हिंगोली ज़िला है वहाँ बनाया जा रहा है। इस बार नेक्स्ट है अंतरिक्ष नीति 2023 है, उसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और ये जो अंतरिक्ष नीति है देश में पहली बार बनी है। इससे पहले 2020 में कुछ अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए गए थे, लेकिन अंतरिक्ष नीति इसमें पहली बार बनी है। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक नई एजेंसी बनाई गई है। क्या नाम है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस नाम से इस एजेंसी बनी हुई है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अपना महत्व कि इसरो ने पहली बार एक निजी कंपनी मैसर्स स्काईरूट सब ऑर्बिट का रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया था। और एक निजी कंपनी अग्निकुल ने इसमें लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया था। आगे है हमारा हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ। यूरोपियन यूनियन ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक PGI प्रदान किया, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से है। बस इतनी जानिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। इसके बाद अगला हमारा है, भारत को UN सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स ड्रग्स और UN HIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र UN के सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स ड्रग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेत देता है। और इसमें कोई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र देशों की श्रेणी में 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले दौर के मतदान में दक्षिण कोरिया को 23 मत मिले, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चले, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण है, दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृति की तुलना में सिर्फ 778 न्यायाधीशों कार्य कर रहे थे, इतनी की कमी थी। और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहाँ पे 24,631 न्यायाधीशों की स्वीकृति है, उनकी जगह कितने लोग कर रहे थे सिर्फ काम, 19,288 न्यायाधीश कार्य कर रहे थे। उच्च न्यायालय के स्तर पर केस की जो उच्चतम पेंडेंसी काम मैक्सिमम है ये उत्तर प्रदेश में आपकी 11.34 वर्ष, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, और उच्च न्यायालय में सबसे कम औसत पेंडेंसी का है त्रिपुरा में 1 वर्ष, उसके बाद सिक्किम में 1.9 वर्ष और मेघालय में 2.1 वर्ष। इसके बाद केवल जो 4 उच्च न्यायालय हैं उनका जो CCR था, केस क्लियरेंस रेट, वो 100% या उससे अधिक था, और 2022 में 100% या उससे अधिक वाले जो उच्च न्यायालय थे कितने थे, 12 थे। सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट कहाँ पे है, केरल में 156% और उड़ीसा उसके बाद है 131%, जबकि राजस्थान में 65% और बॉम्बे में 72%, ये सबसे। इसके बाद न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, जो सबसे नीचे है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी आगे अगली जो रिपोर्ट है उसके बारे में। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट का नाम क्या है, LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसमें महत्वपूर्ण है इसका नाम क्या है, LVM-3, इसरो का जो सबसे बड़ा और सबसे भारी रॉकेट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप अगली न्यूज़। लद्दाख और जो मयूरभंज है उसको विश्व के महानतम स्थानों में शामिल किया गया है। जो टाइम्स ने 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है, इसमें 50 स्थानों की सूची में भारत के लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को भी शामिल किया गया है। इसके बाद मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने लिखा है कि ये काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी का एकमात्र स्थान है, यहाँ पे आपको ब्लैक टाइगर्स देखने को मिलेंगे। और लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया है टाइम्स की पत्रिका में। इसके बाद 2022 में इसने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का भी जिक्र किया था। आगे देख लीजिए, जो विश्व के टॉप 5 स्थान में जो सबसे पहला बस वही जान लीजिए कौन है, टम्पा है कहाँ पे, अमेरिका में। अगला कि उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया गया है। ये ILMT बन रही है आपकी उत्तराखंड में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया है। आगे हम देखते हैं अपना अगली न्यूज़। जापान के जो प्रधानमंत्री कौन, फुमियो किशिदा ने भारत की यात्रा की थी, और इसमें क्या था कुछ महत्वपूर्ण, भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए संकल्प लिया गया, और महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आप आ जाइए आगे। भारत और जापान वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मनाया गया, महत्वपूर्ण है। और इसमें दोनों देशों ने कनेक्टिंग हिमालय विद माउंट फ्यूजी का नाम का थीम रखा गया है। इसके बाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ऋण की चौथी किस्त को लेकर है। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने 100 अरब येन का कर्ज प्रदान करेगा, जो करीब 18,000 करोड़ रुपये होता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, असम का जो चराई देव मैदान है यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो जो चराई देव मैदान है उसको विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया है। ये जो चराई देव है ये जो अहोम राजवंश था उसका राजधानी हुआ करता था, उसकी अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजा गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं कौन, एंथनी अल्बनीज़, ये इन्होंने भारत की यात्रा की और इसमें कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। देख लेते हैं जो कोई महत्वपूर्ण होगा उसको देखते हैं से। देखिए एक महत्वपूर्ण ये है कि गुजरात में आए थे, तो जो डिकिन विश्वविद्यालय वह क्या है कि भारत में विदेशी परिसर खोलने वाली पहला विश्वविद्यालय होगा। कहाँ पे, जो गिफ्ट सिटी बन रही है हमारी वहाँ पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अपना कैंपस यहाँ खोल रही है इंडिया में कौन है, डिकिन यूनिवर्सिटी है। कहाँ, गिफ्ट सिटी में। इसके जो भारत का खुद का जो निर्मित इस बार का INS विक्रांत था उसका दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आप देख लीजिए, इस बार भारत को अब उन्होंने बुलाया, एक तालिस्मान सेवर अभ्यास है उसके लिए निमंत्रित किया है। इसके बाद जो जर्मन चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज, उन्होंने भारत का दौरा किया और इस दौरा के दौरान उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं
और इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया सितंबर 2022 में। और जर्मनी क्या है कि जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है इसमें शामिल हो गया है। इसके अलावा दोनों देश ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की प्रगति पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़, वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जो एसर की रिपोर्ट होती है वह। तो एसर की रिपोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता रहा है, महत्वपूर्ण होती है लेकिन आता नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की थी। कौन इटली के प्रधानमंत्री हैं? जॉर्जिया मेलोनी। भारत के जो रायसीना का 8th डायलॉग हुआ था उसमें वो आई थी, और उसमें आई नहीं तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। और जो रायसीना डायलॉग था इस बार का, उसका जो थीम थी क्या थी? प्रोवोकेशन अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट हाउस टेम्पेस्ट, उकसावा अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। इसके अलावा जो इटली भी है वो अभी जो IPOI है, हिंद प्रशांत महासागर पर, जिसके ऊपर हमने पढ़ा कि जर्मनी जिसमें शामिल हो गया, उसमें भी शामिल होने का इटली ने भी निर्णय लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? IEEFA के द्वारा, और इसमें 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया जो कि कुल ऊर्जा का 90% हिस्सा है। और इस रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण चीज़ें। तो जो कर्नाटक और गुजरात हैं स्वच्छ बिजली के लिए भारत में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति करने वाले राज्य हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ट्रैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी 4 आयों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने वालों में कर्नाटक बाद दूसरे स्थान पर गुजरात है, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन कर्नाटक और सेकंड पे आपका गुजरात, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिएगा। जो हमारी अगली न्यूज़ है, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं, और अब दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में 12 चीते प्रतिवर्ष की खेप से भारत में देगा। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ है। तो देखिए जो तीनों स्टेट्स हैं, तीनों जगह कितनी सीट्स थी? ये महत्वपूर्ण है, 60 सीट्स हैं, कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों जगह कितनी सीट्स थी आपकी? 60 सीट्स थी। और तीनों जगह पे जो मुख्यमंत्री बने, जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे, वही फिर से इसमें तीनों जगह मुख्यमंत्री बने, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और क्या इसमें चीज़ें कोई महत्वपूर्ण है? तो आपकी मेघालय में और नागालैंड में कितने 59 सीटों के लिए मतदान हुआ था, क्योंकि एक सीट पर एक जगह एक उम्मीदवार की डेथ हो गई थी और एक जगह निर्विरोध चुने गए थे। और वैसे थी टोटल आपकी 60 सीटें ही, 60 सीटें क्या वो आपको मिलाने के लिए आता है। तो त्रिपुरा के देखिए CM अब कौन बन गए हैं? क्वेश्चन हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए, तो मनीष शाह त्रिपुरा के नए CM बन गए हैं। इसके बाद फिर से डॉक्टर मनीष शाह बने हैं। नागालैंड में जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी थी उसका हो रहा है, और इसके बाद जो नेफ्यू रियो हैं वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, और मेघालय में कोनार्ड संगमा पुनः मुख्यमंत्री बन गए। तो ये महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आगे आप आ जाइए। नेक्स्ट है मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया है। ये मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है, और यह हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है जो मानव रहित हवाई यातायात को मानवयुक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको विकसित किसने किया है? स्काई एयर मोबिलिटी ने विकसित किया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओडिशा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और इसके लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा था? जग्गा मिशन चलाया जा रहा था, ठीक है। और 2019 में इसको वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड भी मिला था UN के द्वारा। इसके बाद अगला जो हमारी न्यूज़ है कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये कब किया गया? 27 जनवरी को किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है इसी तरह सितंबर 2022 में जो राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। ये महत्वपूर्ण है, और इसकी थीम महत्वपूर्ण है। इसकी थीम क्या थी आपकी? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और इसमें आपके मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये देख लीजिए, मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है कि भारत इकोसोक के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं कौन? रुचिरा कंबोज को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष
चुना गया। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला देख लीजिए कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया गया। कहाँ से कहाँ था? दिल्ली दौसा लालसोट खंड। कितना लंबा है? 264 किलोमीटर। और इसको बनाने में जो लागत है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब ये टोटल बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1386 किलोमीटर लंबा होगा। बस ये महत्वपूर्ण 6 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होकर गुजरेगा। इसके बाद आगे आ जाइए आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गुड़गांव में है, सोना हरियाणा के पास, और उससे मुंबई के मीरा भाईंदर के आसपास जाके समाप्त होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं। कहाँ पाए गए? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमान क्षेत्र में। यही महत्वपूर्ण है, बस इतनी चीज़ें आप जानिएगा। कितना पाया गया? 5.9 मिलियन टन पाया गया। इसके बाद अगला जो भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई क्या नाम है? लेक्सी। इसको लॉन्च किया गया। आ सकता है कि लेक्सी क्या है, तो आपको मिलान करना होगा। तो भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है, और इसको बनाया किसने? वेलोसिटी नामक एक कंपनी है, उसने बनाया। बस इसके बाद अगली जो न्यूज़ है उसको देखिए। देश का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ है? धारवाड़ में। अब काम हो गया, इसके पहले जो गोरखपुर में था अब हो गया आपका हुबली स्टेशन। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर है, और ये 1507 मीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर हो गया आपका लंबा। और धारवाड़ में ही प्रधानमंत्री ने इस समय किसका उद्घाटन किया था? इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी कैंपस का भी उद्घाटन किया था। अगला, महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। कहाँ पे? चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग को किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? बाहुबली रखा गया, बाहुबली। तो आप नोट कर लीजिए, हो सकता है आप पूछ जाए आपसे कि बाहुबली क्या है। और बांस की प्रजाति कौन सी थी? बम्बूसा बाल्कोवा। इतना नहीं पूछेगा, बस इतना जान लीजिएगा क्या नाम है उसका, बाहुबली। इसके बाद अगला जो हमारी न्यूज़ है कि उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा के गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। इससे कितना? 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है कि इसरो का जो सबसे छोटा रॉकेट है उसका नाम क्या है? SSLV D2। इसका लॉन्च किया गया है, और सबसे बड़ा था LVM-3। इसके बाद आगे आप देख लीजिए, भारत का पहला जो भूवैज्ञानिक उद्यान है कहाँ खोला गया? जबलपुर के लम्हेटा में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पार्क के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, और यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। तो ये भी महत्वपूर्ण दोनों चीज़ें। कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? ये जो इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी है, क्या नाम है उसका? गरुड़ एरोस्पेस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडियन सस्टेनेबिलिटी लाउंज पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, विश्व भारती दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने के करीब है। जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसको यूनेस्को से विरासत टैग मिलेगा, और यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के द्वारा इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया था। और इसके पहले कुलपति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। सारे डाटा महत्वपूर्ण हैं, सबको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ है कि जो भार OS है, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको लॉन्च किया गया है। इसको बनाया किसने द्वारा था? IIT मद्रास ने बनाया था, भार OS ने। जैसे एंड्रॉयड का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका एप्पल का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह इंडिया का एक खुद का मेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, भार OS करके। इसके बाद हमारा अगला है, कर्नाटक के तुमकुरू में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना बनाया जा रहा है। ये HAL इसके लिए बनाया गया। कहाँ पे? तुमकुरू में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में जोड़ा जाएगा। तो कौन कौन है? तीनों स्थल महत्वपूर्ण है, इनको नाम आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा, गुजरात में। इसके बाद वडनगर है, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है और जहाँ पे प्रधानमंत्री का जन्मस्थल भी है। और एक ऊनाकोटी रेंज है, ऊनाकोटी जिला त्रिपुरा में, जहाँ की राग कट मूर्तियाँ फेमस हैं। तो इन 3 स्थलों को यूनेस्को की विरासत स्थल की सूची में डाला जाएगा। और भारत में अब तक कितने हैं? 40 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को की सूची में डाला गया। और जो टेंटेटिव सूची में डाला जाएगा, सॉरी, इनको जो 3 डाले जाएंगे, तो टेंटेटिव सूची में अब तक 52 स्थल हैं, और जो स्थायी जो है उसमें 40 स्थल हैं भारत के। इसके बाद जो असमिया गमोचा है, जो असम का जो गमछा है जिसको गमोचा बोलते हैं, उसको GI टैग प्राप्त हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, PSLV C-15 द्वारा 9 उपग्रहों को सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे आ जाइए आप, अगली न्यूज़ है, भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का सफल प्रक्षेपण हुआ है। उसका नाम क्या था? विक्रम S था। या
कौन सी कंपनी बनाया गया था? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी हैदराबाद की, उसके द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है जो हिमालयी याक है उसको खाद्य पशु घोषित किया गया। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा घोषित किया गया है। यह हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में याक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसको खाद्य पशु के रूप में मंजूरी मिलने के बाद जिसकी पारंपरिक दूध मांस उद्योग का हिस्सा बनाकर इसकी जो काफ़ी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है उसमें हम कमी ला पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्ब्स की दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। उस सूची में भारत की 6 भारतीय महिलाएं हैं और उनमें कौन कौन है? निर्मला सीतारमण है, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह और नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर भी हैं। निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पे हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को, तो GPA है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है। और इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो इसको हम देखते हैं और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देख लीजिए भारत के 2 अन्य समुद्र तटों को क्या मिल गया? ब्लू फ्लैग प्रमाण मिल गया है। तो जो ब्लू फ्लैग कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE के द्वारा दिया जाता है। और कौन कौन है? लक्षद्वीप में 2 बीच कौन कौन से? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, इन दोनों को ब्लू फ्लैग मिला है। और अब बढ़ के जो ब्लू बीच हैं उसमें भारत में बढ़ के उनकी संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे जो 12 का नाम है, 12 का नाम आपको याद करना जरूरी नहीं है, बस ये जान लीजिए 12 हो गया। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का जो पुरस्कार है और इंदौर 1 अक्टूबर 2022 को दिया गया और इंदौर इस बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा लगातार 6ठे बार। और अलग अलग श्रेणियों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन था? इंदौर को, वहीं दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई थे। इसके बाद 1 लाख से कम वाली जनसंख्या में महाराष्ट्र का पंचगनी है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का पाटन। कैंटोनमेंट्स जो हैं बोर्ड्स उसमें सबसे फर्स्ट पे कौन सा? महाराष्ट्र का देवलाली है। इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन की श्रेणी में पहले पर हरिद्वार है, दूसरे पर वाराणसी और तीसरे पर ऋषिकेश है। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में, ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में गंगा टाउन है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन है? यूपी का बिजनौर फर्स्ट स्थान पे है। उसके बाद जो 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें आपका सबसे स्वच्छतम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर महाराष्ट्र है। और 100 से कम वाले में कौन है? पहले स्थान पे आपका त्रिपुरा, दूसरे पे झारखंड और तीसरे पे उत्तराखंड है। और कचरा मुक्त शहरों के लिए एक रेटिंग स्टार्ट की गई थी 2018 में, तो इंदौर 7 स्टार कचरा मुक्त शहर प्राप्त करने वाला अकेला शहर है। इसके अलावा सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा, तिरुपति ये सब क्या 5 स्टार रेटिंग वाले हैं। देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे टॉप पे इंदौर, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे नवी मुंबई, ये महत्वपूर्ण है। और 1 लाख से सबसे कम वाले पंचगनी, पाटन और कराड़। इसके बाद आ जाइए आपकी अगली न्यूज़, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो कौन सा है? डोनी पोलो हवाई अड्डा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है नागपुर मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। बस इतना जान लीजिए, नागपुर मेट्रो ने बनाया है। आगे आ जाइए, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु रिपोर्ट आई है 2022 वाली। इसमें सबसे जो राजधानी है उनमें सबसे स्वच्छ कौन है? लखनऊ है पहले स्थान पे। और 3 से 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में, और 3 से 10 लाख की आबादी में मुरादाबाद आपका पहले स्थान पे है। इसके बाद आ जाइए अपनी अगली न्यूज़ पे कि देखिए जो 10 लाख से अधिक जो नगर निगम है उसमें प्रयागराज दूसरे पे और वाराणसी नगर निगम तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? लखनऊ है। इसके बाद आ जाइए कार्बन संकलन, उपयोग और भंडारण नीति, इसके बारे में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज नीति आई है। और इस नीति के बारे में हमने पहले देख लिया था कि आपका हमारा जो लक्ष्य है 2070 तक शून्य कार्बन कर देना है, 2050 तक हमें अपना आधा कर देना है जो उत्सर्जन कर रहे हैं, तो यही है। इसके बाद अरुणाचल में भारत का पहला एक्वा पार्क बना है, कहाँ पर? सुबनसिरी जिले के तारिन में स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला मैंग्रोव अलायंस, भारत मैंग्रोव अलायंस का सदस्य बनाया कि उसने जो COP 27 हुआ था उसमें UAE और इंडोनेशिया ने मैंग्रोव अलायंस बनाया था और भारत भी उसमें शामिल हो गया।
जो प्रारंभिक सदस्य उसमें भारत के अलावा यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका है। इसके बाद नेक्स्ट है मेघालय की जो मोमलू गुफा है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, को भारतीय भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने जो मोमलू गुफा है उसको 100 IUGS भू वैज्ञानिक स्थलों के रूप में मान्यता दी है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगली हमारी न्यूज़ है, हैदराबाद शहर को क्या मिला है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला 2022 वाला, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। किसके द्वारा दिया गया था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स, ठीक। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र IBDC कहाँ बनाया जा रहा है, फरीदाबाद में बनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल का कटमैरन पोत का निर्माण होगा, तो कटमैरन पोत का निर्माण हो रहा है, वाराणसी में होगा, ये भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ यही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। अगर वर्ष 2021 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें हम आगे देख लेते हैं कि जो स्लेंडर लोरिस के लिए पहला देश का अभयारण्य कहाँ बनना है, तमिलनाडु में बनना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 26A(b) के तहत अक्टूबर 2022 में स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य घोषित किया है, और ये अभयारण्य कहाँ है, कुडूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य करूर और डिंडीगुल जिलों में। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची जो शिव प्रतिमा है कहाँ बनाई जा रही है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है आपका राजस्थान में, वहाँ नाथद्वारा में बनाई गई। इसकी ऊंचाई कितनी है, 369 फुट। इसके बाद इसका नाम क्या है, विश्वास स्वरूपम नाम है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति कहाँ बनाई गई है, तो ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है, कहाँ पर, यूपी में है, अयोध्या में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसे ही क्या नाम बोला गया, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दिया गया। तो जो कई सारे स्टैचूज होंगे यहाँ पर आप इनको मिला लीजिएगा कि किस किस की प्रतिमा है और किस किस स्टेट में मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट है कि और इस स्टैचू ऑफ जो वो थे उसको कौन बनाया था, रामवी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी आकार दिया था। केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 है, तो ये किसके द्वारा जारी की गई, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने जारी किया था, और इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं, आगे आ जाइए। पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट को बनाया जा रहा है, तो पराली की बढ़ती समस्या के बीच पंजाब के संगरूर में एक ऐसे प्लांट की शुरुआत की गई है जो इस समस्या से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। इसके बाद अगला है हमारा कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी। ये कहाँ, कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों से एक क्षेत्र घोषित किया गया है, और कोई महत्वपूर्ण नहीं, आगे आप आ जाइए। तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है, तो ये अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल है। कहाँ पे है आपका, अरापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्र और असम का पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों से समझौता हो गया है। इसके बाद आगे देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज़। 2013-14 के मुकाबले में भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय कितना बढ़ गया, 74% बढ़ा है। बस इतना ही आपको जानना है कि 2013-14 में जो 28.6% थी, बढ़ के कितनी हो गई, 40.6% हो गई है। इसके बाद आगे देख लीजिए, भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होंगे। कौन कौन से, तीनों शहर महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए केरल के 2 हैं, कौन कौन से, त्रिशूर और नीलाम्बूर, और तेलंगाना का एक शहर है वारंगल, इन तीनों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया। टी हब द्वारा इनक्यूबेशन संगठन टेक्नोलॉजी हब टी हब के नेतृत्व में तैयार किया गया है एक इनोवेशन केंद्र। अगला बिहार में देश के सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, फल्गु नदी पे तट पे, कहाँ पे, गया जिले में। इसके बाद आगे लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ आप इतना जानिए कहाँ बनाया जा रहा है, लोथल में बनाया जा रहा है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और एक किसके तहत बनाया जा रहा है, सागरमाला परियोजना के तहत। इसके बाद अगला है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन बन गया था, औरंगाबाद बन गया। औरंगाबाद का नाम क्या हो गया था, संभाजी नगर हो गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है, तो इसमें कई सारे मुद्दों पर बात हुई। जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसको हम बस देख लेंगे कौन कौन से। देखिए 25 साल बाद जो कुसियारा नदी के जल बंटवारे पर समझौता हुआ है,
एक मैत्री थर्मल सुपर पावर प्लांट की पहली यूनिट का अनावरण किया गया और एक रूपसा नदी पर रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया और भारत के लाइन ऑफ रेट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही है। ठीक, ये जो रेलवे लाइन है। इसके बाद आगे देखते हैं हम अपनी जो अगली न्यूज है। INS विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इसके बाद आगे देखिए अपनी अगली न्यूज है। इस पर नौसेना का एक नया ध्वज वो कर दिया गया। 72 वर्षों में कई बार इस ध्वज में बदलाव किया गया। अब क्या है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की सील लगाई गई है। ठीक, नए सफ़ेद ध्वज के बाएं ऊपरी भाग में तिरंगा है, दाईं और मध्य में नौसैनिक चिन्ह क्रेस्ट और कैसा है, ये अष्टकोणीय है जो गहरे नीले और स्वर्णीय रंग से रंगा हुआ। इसमें क्या लिखा है, स नो वरुण, मतलब वरुण जल के देवता है। बस नीला रंग भारतीय नौसेना की जल शक्ति को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, लद्दाख में तैयार होगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। तो हैनले में देश की पहली नाइट स्काई डार्क सेंचुरी अगले 3 माह में बनकर तैयार हो जाएगी। आगे देख लीजिए, लद्दाख का जो चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य है उसी का एक हिस्सा होगी। इसके बाद भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तो तेलंगाना में खोला जा रहा है और वर्ल्ड लेवल पर रूस और चाइना के बाद ये दुनिया का तीसरा होगा ऐसा। तेलंगाना सरकार हैदराबाद में वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान का विस्तार देने का निर्णय लिया है और इसे पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग। तो रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बीच में कई सारी रैंकिंग आती रहती है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आता आपका, इसको छोड़ दीजिए। आप आगे आ जाइए अगली। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई। और ये कब घोषित किया गया था, 13 अगस्त को घोषित किया गया था। 13,26,677 हेक्टेयर को कवर करते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक जो आपके रामसर साइट्स हैं कहाँ हैं, तमिलनाडु में है। सेकंड स्थान कहाँ है, यूपी में है। इसके बाद आगे जो कोई चीज़ महत्वपूर्ण है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, रामसर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लीजिए। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था, ये महत्वपूर्ण है। पहला रामसर स्थल कहाँ था, उड़ीसा का चिल्का झील था। चिल्का झील के साथ साथ केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था और अब तो कुल 75 है। हिमाचल प्रदेश स्थित रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा है और 2022 के पहले 2 फरवरी फिर 5 जुलाई उसके बाद 10 अगस्त को 11 स्थलों को रामसर घोषित किया गया, महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में पूरे विश्व में कितने रामसर स्थल हैं, 2465 रामसर स्थल हैं और 2 दिवस को हम मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस। और दुनिया की पहली रामसर साइट कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, कोबार्ग प्रायद्वीप थी। भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु में 14 और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 10 बता दिया गया था। अगला हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो नीति आयोग ने जारी किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, महत्वपूर्ण है। तो इसमें अलग अलग श्रेणियों में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ टॉप पे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या आपके 7 स्तंभ हैं, मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण, ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार। इसमें जो प्रमुख राज्य हैं, राज्यों की श्रेणी में क्या है, कर्नाटक टॉप पे है, सेकंड पे है तेलंगाना। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में आपका मणिपुर टॉप पे है और सेकंड पे आपका उत्तराखंड। वहीं आपका जो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पे है, सेकंड पे आपका दिल्ली। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो सीमा विवाद समझौता और किया गया, उसका नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, नामसाई घोषणा है, तो नामसाई घोषणा किससे रिलेटेड ये आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो सीमा विवाद था उससे रिलेटेड है। इसके बाद अगला है, हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जो अनंग ताल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। जो मेहरौली के कुतुब मीनार के पास स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट जारी कर दिया गया। और मेहरौली में स्थित इस ताल का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 में कराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च कर दी गई, कहाँ पे, पुणे में लॉन्च की गई। यही बस इतना महत्वपूर्ण आप कहाँ पे है। इसके बाद आप अगली न्यूज़ देख लीजिए कि देश की सबसे लंबी जो मालगाड़ी का सफल परिचालन किया गया, इसका नाम क्या है, सुपर वास्को ट्रेन है। 75 साल होने पर इसको आयोजित किया गया था। इसमें 6 इंजन 295 डिब्बे वाली कितनी 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और ये कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई गई है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच।
अगला है हमारा मंडला बना देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, ये भी महत्वपूर्ण है। तो फंक्शनल लिटरेट जो जिला बन गया है कौन सा, मंडला मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बहुल मंडला जिला बना। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बन रहा है, 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस बन रही है आपकी बेंगलोर में बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ बन रहा है, गुजरात में बन रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है, भुज के निकट भुज्यू हिल पर बन रहा है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, स्मृति वन, और स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो तैरता व जो सौर ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भी बन रहा है। इसके बाद अगर पूछ ले कि अब तक जो है उसमें सबसे बड़ा कहाँ है, तो आपका है तेलंगाना में। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS है। तो इसमें जो जन्मों की संख्या है अब कितनी, उसमें 2.48 करोड़ से घटकर 2.42 करोड़ हो गई, जो लगभग 2.40% की कमी दर्शाती है। और जो कुल पंजीकृत मौतें हैं उसमें लगभग इतनी महत्वपूर्ण नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। रिपोर्ट के अनुसार जो जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्रशासित प्रदेश में हो गया है, लद्दाख में हो गया, महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक कहाँ है, लद्दाख में 1104, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 1011, और सबसे कम कहाँ पे हो गया, मणिपुर में 880, और दादरा नगर हवेली 898। ये 5 जो टॉप हैं उनमें। इसके बाद भारत की पहली जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बीच में चलेगी, और मेक इन इंडिया के पहल पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, यह महत्वपूर्ण होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। तो जो पिछला सर्वे था उससे अब में प्रजनन दर में कमी आई है। पिछली बार जो प्रजनन दर था 2.2 था, उससे घटकर कितना हो गया, 2.0 हो गया है। और जो हमारी फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसमें प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर के नीचे 25 से 49 वर्ष की महिलाओं में पहले कितनी थी, जन्म समय औसत आयु कितनी हो गई थी, 21.2 वर्ष थी। इसके अलावा आपकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें है कि जो शीर्ष 5 राज्य जिनकी प्रजनन दर 2.1 से अधिक है कौन सा, बिहार है 2.98, मेघालय 2.1, उत्तर प्रदेश भी अपना 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर 2.17 है। तो ये महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें कुल प्रजनन दर 1992-93 में प्रति महिला 3.7 थी, जो घट के कितनी होगी, अब 2.1 हो गई। वहीं शहरी क्षेत्रों में 1992-93 में 2.7 थी, जो घट के अब 1.6 हो गई। इसके बाद भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये जो इथेनॉल संयंत्र है कहाँ पे है, पूर्णिया जिले में, बिहार के पूर्णिया में, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगला है हमारा गुजराती गधों के लिए संरक्षण अतिरिक्त रणखार कंजर्वेशन घोषित किया गया। कहाँ पे आपका, जोधपुर संभाग के रणखार गाँव में है। तो ये सारी थी हमारी जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय न्यूज़ थी घटना सार की। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @prakash से जाके जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।